पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले ट्रिक में पढ़ा था कि 1 to 4 हमारे एग्रावेशंस दिए हुए हैं, ठीक है? 1 to 4 में एग्रावेशंस है। तो फर्स्ट पॉइंट जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ए प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लिनेशन ऑफ द पेशेंट। मतलब ऐसे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड एम्यूलेशन दिया हुआ है, नीचे एग्रावेशन दिए हुए हैं और ये टाइम पीरियड की एक्सिस है। मतलब तो जब हम देख रहे हैं तो इसमें कि एग्रावेशन के टाइम के साथ एग्रावेशन की साइड पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और फाइनल में इसका डिक्लाइन हो जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या इन्फरेंस निकाले, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है इसमें, ये जो था एंटीसोरिक जो होगा इस डिजीज में वो डीप होगा और पोटेंसी जो होगी उसकी हाई होगी, ठीक है? डिस्ट्रक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका होगा। डिस्ट्रक्शन स्टैब्लिश होने की वजह से अब ये इनक्यूरेबल हो जाता है। इनक्यूरेबल होने का मतलब हो गया कि हमारी जो प्रोग्नोसिस थी कि वो आगे इस मेडिसिन से हो सकता है क्योर हो सके, पर वो क्योर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोग्नोसिस निकाली हमने वो अनफेवरेबल हो जाएगी। व्हाट टू डू, उसके लिए हमने जो मेडिसिन दी है उसका हमें एंटीडोट देना चाहिए उसको नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन है सेकंड पॉइंट, लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम तक एग्रावेशन होगा और बट फाइनल में फिर ये एग्रावेशन कम होना स्टार्ट होंगे और फिर एक जब ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो यहाँ से इसका एमिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही रिलीफ मिलेगा, स्लो इम्प्रूवमेंट, इसलिए यहाँ पे बोला गया स्लो इम्प्रूवमेंट। इससे हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला ये कि कुछ जो हमारे टिश्यू हैं उनमें चेंज स्टार्ट हो चुका है। प्रोग्नोसिस हमारी फेवरेबल है क्योंकि लास्ट में हमें एमिलेशन मिल रहा है, मतलब ये प्रोग्नोसिस जो थी वो हमारी फेवरेबल हो जाएगी। इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब तक कि उस मेडिसिन का एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि एग्रावेशन is quick, short and strong with rapid improvement। एग्रावेशन जो है वो क्विक है, छोटा है, कम है। ग्राफ में आप देखिए कि एग्रावेशन जो है वो कम है, उसके बाद जो एमुलेशन है वो काफी मिल रहा है विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट। रैपिड का मतलब कम टाइम में हमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कम टाइम में मिल रहा है, ये रैपिड इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इन एक्यूट केसेस में हम देखते हैं कि अगर हमने उसको मेडिसिन दी है तो उसके फर्स्ट कुछ एक आध घंटों तक हो सकता है उसे एग्रावेशन हो, उसके बाद उसमें एमुलेशन हो जाता है, मतलब उसे आराम मिलने लगता है। और सेकंड क्रोनिक डिजीज में क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ दिनों तक उसे एग्रावेशन हो पर कुछ दिनों के बाद उसे उन इम्प्रूवमेंट हमें स्टार्ट हो जाता है, दिखाई दे जाता है। तो इससे हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला कि जो हमने रेमेडी दी है वो करेक्ट है और रिएक्शन जो है वो विगरसली हो रही है, ठीक है? प्रोग्नोसिस हमारी वेरी गुड है और कोई स्ट्रक्चरल चेंज वाइटल ऑर्गन में नहीं हो पाया है, ठीक है? और अगर हुआ भी है तो वो सिर्फ सरफेस लेवल पर है, इनर डीप लेवल पे नहीं गया है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब, हमें उस मेडिसिन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, वो चलते रहने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था इनका एग्रावेशन में ही, नो एग्रावेशन, अगर हमने मेडिसिन दी उसमें नो एग्रावेशन है वॉट एवर विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट, मतलब कोई भी एग्रावेशन नहीं हुआ और पेशेंट की रिकवरी हो गई। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि एग्रावेशन की साइड कुछ नहीं है, एमेलियोरेशन की साइड पे जा रहा है, मतलब पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो रिकवरी ऑफ द पेशेंट हो रही है। इससे हम क्या रेफरेंस निकालते हैं कि हमने जो पोटेंसी और जो मेडिसिन सेलेक्ट की है वो एकदम या तो परफेक्ट है या फिर हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में डाउटफुल हो। अगर हमें ये चीज़ एक्यूट केसेस में देखने को मिल रही है, प्रोग्नोसिस जो है हमारी इन एक्यूट केसेस के लिए वेरी गुड रहेगी और क्रोनिक में होगी थोड़ी डाउटफुल हो सकती है, ठीक है? और अगर हाँ इसके व्हाट टू डू में डू नॉट डिस्टर्ब 5 to 7, जिसमें उन्होंने एम्यूलरेशन के बारे में बताया, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट था द एम्यूलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रेवेशन कम्स आफ्टरवर्ड। तो ग्राफ में हम जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले एम्यूलरेशन हुआ, उसके बाद फिर एग्रेवेशन स्टार्ट हो गया। तो इस कंडीशन में हम जो इन्फरेंस निकालते हैं वो ये होता है कि या तो रेमेडी वाज ओनली सुपरफिशियली वो करेक्ट थी पर डीप लेवल पे वो जाके ताकि हमारा सही काम नहीं कर रही है। इट्स ओनली अ पैलेटिव मेडिसिन जो कि सप्रेस कर देती है, पैलिएशन करती है। जो हमारे जो एक्स्ट्रा काज होते हैं, मेन काज के कारण जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए होते हैं, ये उन सिम्टम्स को तो क्योर कर रही होती है पर काज को क्योर नहीं करती है, ठीक है? प्रोग्नोसिस है अनफेवरेबल, प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल मतलब सही नहीं है, तो उसके लिए हमें दोबारा से उसकी केस टेकिंग करनी चाहिए। व्हाट टू डू में दोबारा से हमें उसका केस एग्जामिन करना चाहिए, केस टेकिंग करने के बाद फिर से उसे कोई न्यू मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। नेक्स्ट था टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। 6 पॉइंट, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि उसे कुछ समय के लिए तो आराम मिला पर फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो फिर से क्रिएट हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इन्फ्रेंस जो है हमारा वो निकल के आएगा
कि पेशेंट ने ऐसा कुछ तो नहीं ले लिया जिसकी वजह से मेडिसिन का एंटीडोट हो गया हो, या फिर मेडिसिन जो है वो उसका वर्क कम हो गया हो, या फिर कोई मैनिफेस्टेटिंग काज जिसकी वजह से वो सिम्टम्स फिर से प्रोड्यूस हो गए हों। इन एक्यूट डिजीज प्रेजेंस ऑफ हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ ऑर्गन, ओके। और इन क्रोनिक केसेस में क्या होता है कि हो सकता है कि कोई बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हों, जो अब उस मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकते हैं। मेडिसिन उस लेवल पे केवल पैलिएशन का काम कर रही है। प्रोग्नोसिस हमारी वेरी बैड हो जाएगी। ठीक है। व्हाट टू डू, हमें फिर से उसकी केस टेकिंग करनी होगी। एक्यूट है तो एक्यूट के हिसाब से, और क्रोनिक है तो क्रोनिक के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर पे आएगा, ए फुल टाइम एम्यूलरेशन ऑफ द सिम्टम गेट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। ए फुल टाइम एम्यूलरेशन का मतलब होता है कि पेशेंट जो है फुली क्योर नहीं होता है, सिर्फ उससे पार्शली क्योर मिलता है। एक सर्टेन स्टेज तक तो उसे आराम मिलता है, पर उस आराम के बाद फुली क्योर नहीं होता। मतलब जैसे कि उसका दर्द जो था वो पहले बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो अब वो कम हो जाएगा, पर वो दर्द रहेगा। मतलब मेन कॉज़ जो है उसका रिलीफ नहीं हो पाता है। तो उसे बोलते हैं फुल टाइम रिलिविएशन ऑफ द सिम्पटम्स येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। इसमें हमारी प्रोग्नोसिस जो होगी वो वेरी बैड होगी। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर, जहाँ पे उन्होंने इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स के बारे में बताया। इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। ओवर सेंसिटिवनेस का मतलब होता है कि हम उन्हें कोई भी मेडिसिन देंगे, वो हर मेडिसिन को करेक्ट प्रूफ करेंगे। सम पेशेंट प्रूफ एवरी रेमेडी दे गेट बिकॉज दे आर ओवर सेंसिटिव फॉर एवरी ईच एंड स्लाइटली अल्टरेशन। इसलिए यहाँ पे जो प्रोग्नोसिस होती है वो बैड हो जाती है, और मोस्टली ये इनक्योरेबल डिजीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9वां नंबर आता है, द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर। यहाँ पे उन्होंने ड्रग प्रूविंग के बारे में बताया था कि हम किसी हेल्दी प्रूवर को लेकर उस पे मेडिसिन को प्रूव करते हैं, और जो भी हमें देखने को मिलता है उसे नोटिस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी। मतलब जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है उसके अलावा, जो उसको पहले से जो सिम्टम्स थे उसके अलावा कोई अगर नए सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस को इसमें ऑब्जर्व किया गया। इसका पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स लेकर आया है, उनके अलावा उसके कोई और सिम्टम्स या फिर मेडिसिनल डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, तो हमारी जो हमने जो प्रोग्नोसिस करी है, जो प्रेस्टिज मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, वो रॉन्ग हो जाएगी, और जो प्रोग्नोसिस होगी वो भी बैड होगी। व्हाट टू डू में हमें फिर से इसकी केस टेकिंग लेनी चाहिए और न्यू रेमेडी को सेलेक्ट करना चाहिए, और जो मेडिसिन की वजह से न्यू सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके लिए एंटीडोट देकर उसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए। 11th पॉइंट है, व्हेन ओल्ड सिम्टम आर ऑब्जर्व टू रीअपियर। जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद उसमें ओल्ड सिम्टम आने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी प्रोग्नोसिस जो है वो वेरी गुड है, और जो मेडिसिन दी है वो हमने बहुत ही करेक्ट दी है। तो जैसे जैसे ओल्ड सिम्टम जिस वे में अपीयर होते हैं, उसी वे में फिर वो आगे टाइम के साथ डिसअपियर होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हेरिंग्स ला लगता है, जिस वे में सिम्टम्स अपीयर हुए हैं उसी वे में वो डिसअपियर होना भी स्टार्ट कर देते हैं। सिम्टम्स आर डिसअपियरिंग इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग। ठीक है। व्हाट टू डू, मेडिसिन हमारी करेक्ट है तो हमें उस मेडिसिन को चलते देना चाहिए जब तक उसका इफेक्ट चलेगा। ठीक है। इफ द ओल्ड सिम्टम्स कम बैक टू स्टे, देन ए रिपीटिशन ऑफ द डोज इज नेसेसरी। नेक्स्ट सिम्टम हमारा है, सिम्टम टेक द रॉन्ग डायरेक्शन। सिम्टम टेक द रॉन्ग डायरेक्शन से मतलब है कि जो हमने सोचकर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की थी, उसके अलावा वो मेडिसिन कहीं उन डायरेक्शंस पे ना काम करके कहीं और डायरेक्शंस पे जाके काम कर रही है, या फिर कुछ नए सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे रॉन्ग डायरेक्शन लिया जाएगा। तो उस टाइम जो हमारी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हुई है वो रॉन्ग होगी, और प्रोग्नोसिस जो है वो बैड हो जाएगी। ठीक है। और व्हाट टू डू में हमें करना चाहिए कि द मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोटेड एंड once otherwise the structural changes will take place in the new site। ठीक है। अगर हमने उसे अपलोड नहीं किया तो वो जो मेडिसिन है वो नई साइट पे स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती है। इतना करने के बाद हम एक थोरो ले लेते हैं प्रोग्नोसिस की, कि हमें प्रोग्नोसिस कौन कौन से सिम्टम में क्या क्या प्रोग्नोसिस मिली। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा जो था वो, उसमें प्रोग्नोसिस हमारी अनफेवरेबल थी, क्योंकि उसमें एग्रावेशन ही एग्रावेशन था और फाइनल डिक्लारेशन हो गया था। ठीक है। सेकंड में हम देखते हैं कि फेवरेबल था, कि उसमें पहले तो एग्रीवेशन हुआ, फिर शॉर्ट एम्यूलेशन मिलता है। थर्ड वाले में हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्रीवेशन पर रैपिड एम्यूलेशन मिलता है, और फोर्थ वाले में पूरी फुल्ली मिलता है। तो एक्यूट केसेस हैं तो वो वेरी गुड होगा, और क्रोनिक है तो डाउटफुल होता है। फिफ्थ वाले में अनफेवरेबल मिला था, सिक्स्थ में हमें बैड मिला था, सेवन्थ में भी बैड था, एट्थ में बैड था, नाइन्थ में ड्रग प्रूविंग था, तो उसमें कोई प्रोग्नोसिस नहीं थी हमारी। टेंथ वाले में बैड रहा था क्योंकि उसमें हमें न्यू सिम्टम्स अराइज हो गए थे। 11th वाले में ओल्ड सिम्टम मिले थे, मतलब प्रोग्नोसिस हमारी वेरी गुड थी, और मेडिसिन जो थी वो करेक्ट थी। और 12th नंबर पे रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे, मतलब प्रोग्नोसिस जो थी वो बैड थी और मेडिसिन जो थी वो रॉन्ग थी।